नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हमने इस सेशन में जो आप बात करेंगे वो रीट L2 के पेपर की बात करेंगे और वो कौन सा होगा 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था हम उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में लगभग हम 120 प्लस क्वेश्चनों की बात करेंगे। कितने? 150 में से लगभग 120 क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। अब आपके इनमें से कितने सही बैठते हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितना स्कोर आपका हो रहा है, क्या आप क्वालिफाई कर रहे हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले अभी तक हमने 27 तारीख को रीट L1 का पेपर सोल्व कर लिया है। उसके अलावा 28 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था रीट L2 का, उसके बारे में भी पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं 100 प्लस क्वेश्चन की हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे, आज जो बात करेंगे रीट L2 के बारे में। 27 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसकी बात करेंगे 120 प्लस प्रश्न की। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, इसमें से पहला सवाल देख, निम्न में से प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है, तो यहाँ पे 16 पीएफ परीक्षण, ये इसका एकदम सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है वे शील गुण जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में तो व्यक्त नहीं होते परंतु व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं, यानी वो कौन से होंगे? मूलशील गुण। ये मूलशील गुण क्या होते हैं? ये व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं। उसके बाद बात करें तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 की धारा 29 का संबंध मतलब था कि धारा 29 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सही रहेगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, गिलफोर्ड का त्रिआयामी संरचना तत्व के सही क्रम क्या है, मतलब सही सीक्वेंस क्या थी? तो उसमें पहले आएगा संक्रिया, उसके बाद आएगा विषय वस्तु और उसके बाद आएगा उत्पादन। उसके बाद अगला सवाल है सुमेलित का सवाल था, मतलब मिलान सही करना था। तो उसमें आएगा पहला द्वंद्व भविष्य की चिंता, ये होती है किशोरावस्था में। दूसरा है आत्मीयता अगर त्याग, तो ये होगा 65 वर्ष से अधिक के लोगों में। उसके बाद है अहम की भावना, अहम की भावना होती है 1 से 3 वर्ष के बीच में। उसके बाद है लज्जा व शर्मिला, ये होती है 4 से 12 वर्ष की उम्र में। तो इसका एकदम सही आंसर था, ये सारों मैच कर रहे हैं। उसके बाद अगला छठा सवाल कि इसके फोल्डिंग के बारे में सही है, इसके फोल्डिंग के बारे में बता रहा था कि इसके फोल्डिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वहां आएगा शिक्षण में अस्थायी सहायता। क्या है? शिक्षण में अस्थायी सहायता। उसके बाद अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य था, तो इसमें क्या आंसर रहेगा आपका? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। क्या रहेगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। उसके बाद अगला सवाल 8वां कि भाषा विकास में बालक के लिए नकारात्मक बिंदु है, मतलब भाषा विकास में बालक के लिए नकारात्मक बिंदु क्या है? तो वो था इसमें आंसर माता पिता व एकल परिवार। माता पिता एकल परिवार वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद 9वां सवाल, विकलांगता एक्ट 2016 क्या है? विकलांगता एक्ट 2016 के तहत कितने रोगों को माना गया है? कितने रोग होते हैं? तो इसमें आंसर होगा 21 वाला ऑप्शन आपका एकदम सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 10वां सवाल है कि स्थानिक बुद्धि वाले बालकों को किस क्षेत्र में माता पिता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो आएगा शिल्पकार, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, सर्वेक्षण। ये जो ऑप्शन था वो एकदम सही आंसर था इसका। उसके बाद 11वां सवाल, विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर रहेगा भारतीय पुनर्वास परिषद। उसके बाद अगला सवाल है 12वां, यूरेका का अर्थ क्या है? तो यूरेका का अर्थ होता है समस्या समाधान। क्या है? समस्या और समाधान करना। उसके बाद 13वां सवाल है, मात्रात्मक मूल्यांकन की कौन सी विधि होती है? तो वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि से मात्रात्मक ज्ञान को जांचा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है 14वां कि बच्चा सभी को पापा पापा बोलता है, तो ये कौन सी चीज है? अनुकूलन। क्या आंसर रहेगा? अनुकूलन। उसके बाद अगला सवाल, वृद्धि व विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है अधिगम व परिपक्वता पर। क्या करता है? अधिगम व मेच्योरिटी यानी परिपक्वता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, अब बात करेंगे 16वें सवाल की। 16वां सवाल क्या बोलता है कि कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे उनकी तुलना में कम वृद्धि व उच्चतम से निम्नतम की ओर अग्रसर का क्या कारण है? तो इसका आंसर रहेगा प्रत्यागमन। क्या रहेगा? प्रत्यागमन इसका आंसर सही रहेगा। उसके बाद बात करें 17वां सवाल, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों या सांवेगिक भावनाओं को व्यक्त होने देना चाहिए, जैसे एक दूसरे से खुलकर मिलना, यह क्या कहलाता है? तो ये विरेचना कहलाती है। क्या है? विरेचना, ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला सवाल 18वां कि प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम का ध्रुव क्या है? तो इसका है कि चयनित प्रतिभाशाली बालकों के स्वतंत्र अनुसंधान हेतु प्रेरित करना, इसका ध्रुव है। उसके बाद बात करें 19वां, तो फिर से एक सुमेलित का सवाल आया था, तो उसमें मिलान करना था सही। तो इसमें नकारात्मक का रहेगा अपने संबंधित विचार मजबूत व संगठन में अतार्किक विचार। दूसरा है आक्रामकता, अपने आवेश से संबंधित किसी पर थोपना। ठीक है। तीसरा है क्षतिपूर्ति, किसी कमी की पूर्ति किसी माध्यम से पूरा करना।
तो ये तीनों ही आंसर इसमें सही, ठीक इसका एकदम सही रहेगा, ये इनके मिलान के रहेंगे। उसके बाद एक सवाल 20वां, संकल्पना मानचित्र में शिक्षक किस प्रकार मदद करता है? तो इसका आंसर रहेगा संप्रत्यय। क्या रहेगा? संप्रत्यय इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद बात करें 21वां, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ नहीं है पूछा था कि कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा यह अहम पर भारी होती है। क्या है? यह अहम पर भारी होती है, इसकी विशेषता नहीं होती, ठीक है। अगला सवाल 22वां, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिनके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है वेशलर का। किसका? वेशलर का कथन है। उसके बाद अगला सवाल है 23वां, कि निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने का निदान किया जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन कहलाएगा क्रो एंड क्रो का। तो इसमें जो आंसर, जो इसमें ऑप्शन था क्रो एंड क्रो का, वो इसका एकदम सही आंसर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगली स्लाइड में। अब देखते हैं आगे के सवाल। आगे के सवाल देखिए 24वां, ई का उच्चारण स्थान, यानी पूछा था संस्कृत में या तो छोटा ई पूछा था या बड़ा ई देके पूछा था, उसका उच्चारण स्थान पूछा था। तो उसका उच्चारण स्थान आएगा तालु। कहां से? तालु। तालु का सही आंसर है। उसके बाद पूछा था भय वर्ण का उच्चारण स्थान। तो जब भय बोलते हैं तो क्या आता है? ओष्ठ अड़ते हैं। तो कौन सा उच्चारण स्थान आएगा? ओष्ठ। उसके बाद पूछा था संस्कृत में कि 5:45 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पादोन षड वादने, ठीक है। उसके बाद 27वां, उसमें था न्याय गेनेव इत्यत्र संधि, मतलब कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें आएगी वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि इसका सही आंसर है। उसके बाद 28वां सवाल, 28वां क्या था कि वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि कौन सी, मतलब वैदिक काल में कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था? तो टीका विधि, जो आपको क्वेश्चन में था ना टीका विधि, वो इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला सवाल 29वां, कि मात्रात्मक मूल्यांकन से प्रविधि वर्तते। तो कौन सी आएगी? वस्तुनिष्ठ। यही सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मात्रात्मक मूल्यांकन की, तो वस्तुनिष्ठ ही होता है। उसके बाद अगला तीसरा सवाल, कि शास्त्र संरक्षण आय प्राचीन परीक्षा, मतलब शास्त्र संरक्षण की प्राचीन परीक्षा कौन सी है? तो शलागा। शलागा वाला ऑप्शन उसमें सही आंसर माना जाएगा, शलागा, ठीक है। उसके बाद है मोचिका विधि अपर नाम की, यानी मोचिका विधि का दूसरा नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं वार्तालाप विधि। क्या होती है? वार्तालाप विधि। उसके बाद अगला सवाल, कि एतेषु दृश्य साधन नास्ति, यानी कि 4 ऑप्शन थे, उनमें से पूछा था कि कौन सा दृश्य साधन नहीं है? तो आकाशवाणी श्रव्य साधन है, न कि दृश्य साधन। तो आकाशवाणी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं 33वां सवाल, कि चतुर्थ भाषा कौशलेषु ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? यानी कि जो 4 भाषा कौशल होते हैं उनमें से ग्रहण करने वाले कौशल कौन से होते हैं? तो 2 कौशल ग्रहण करने वाले होते हैं, एक तो होता है श्रवण और एक होता है पठन। क्या होता है? श्रवण और पठन, इन दोनों से कौशल ग्रहण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला 34वां, कि विशाल वृक्ष इत्यत्र क्या समास है? मतलब समास पूछा था, विशाल वृक्ष में कौन सा समास आएगा? तो इसमें आएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। उसके बाद है 35वां, कि 46 यानी 46 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे षट चत्वारिंशत्। क्या बोलते हैं? षट चत्वारिंशत्। तो इसका एकदम सही आंसर है। उसके बाद है 36वां सवाल, कि स्थलियम में संधि क्या है? स्थलियम में संधि कौन सी आएगी? तो उसमें आइए सवर्ण दीर्घ। कौन सी? सवर्ण दीर्घ। उसके बाद अगला सवाल है 37वां, कि एक दशानाम अष्ट का संख्या भवति। क्या है? एक दशानाम अष्ट का संख्या भवति, तो अष्टाशीति। कितनी आएगी? अष्टाशीति। उसके बाद अगला देखिए 38वां सवाल, कि पद्य शिक्षण की कौन सी विधि प्रश्न व्याकरण से संबंधित है? तो इसमें आएगा दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि क्या होता है? इसमें पद्य शिक्षण जब पढ़ाया जाता है तो उसमें प्रश्न और क्या बोलते हैं, जो प्रश्न किए जाते हैं व्याकरण से संबंधित, ठीक है। उसके बाद है 39वां क्या था? एक सेंटेंस दे रखा था, उसको वाक्य संशोधन करना था। सेंटेंस था त बालक पुस्तकम देहि। वाक्य में संशोधन कैसे होगा? तो उसमें होगा तस्मै बालकाय पुस्तकम देहि, ठीक है। इसका ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद बात करें 40वां सवाल। तो 40वां सवाल क्या था? अभ्यास सिद्धांत अपर नाम क्यों, यानी अभ्यास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं क्रियाशीलता सिद्धांत। क्या होता है? क्रियाशीलता सिद्धांत। ये नाम से ही इसका आंसर पता चल रहा है। इसके बाद 41वां सवाल, कि निज स्वार्थनम इत्यत्र का विभक्ति, यानी कि निज स्वार्थनम में कौन सी विभक्ति यूज हुई है? तो द्वितीय विभक्ति हुई है। कौन सी? सेकंड, द्वितीय विभक्ति यूज हुई है। उसके बाद है संभूतम में प्रत्यय कौन सा है? संभूतम में प्रत्यय हुआ है कथ। कौन सा? कथ प्रत्यय प्रयोग है, तो कथ आंसर इसका सही है। इसके बाद है 43वां, कि उपयुक्त श्लोक, यानी कि श्लोक दे रखा था उसमें लकार पूछा था, तो लकार आएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। उसके बाद एक और सवाल था, उसमें छंद पूछा था, तो छंद में कौन सा आएगा? वसंत तिलका। कौन सा? वसंत तिलका। उसके बाद है 45वां सवाल, कि सभ्यता में प्रत्यय कौन सा है?
यानी कि सभ्यता शब्द में प्रत्यय कौन सा यूज हुआ है, तो होगा तल प्रत्यय, संस्कृत में तल प्रत्यय, ठीक है, तल आंसर इसका सही है। इसके बाद 46 यानी 46 सवाल, 46 सवाल में एक सुक्ति पूछी थी कि संतोष परम खालिस्तान, तो खालिस्तान में आपको बोलने में एहसास हो रहा होगा, संतोष परम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख है, ठीक है, तो सुखम इसका सही आंसर है, सीधा सा सवाल था। इसके बाद 47 सवाल कि अक प्रत्यार, यानी कि माहेश्वर सूत्र में अक प्रत्यार में कौन कौन से प्रत्यार आएंगे, तो आएगा अ ई उ री ली, यानी कितने आएंगे, 5 आएंगे, अ ई उ री ली, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के सवाल पे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी कि के एजुकेशन हब भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पे आपको सारी करंट अपडेट मिलेगी, कौन कौन से फॉर्म निकले, कौन कौन से नई भर्ती की जानकारी निकली है, किसमें क्या अपडेट हुआ है, सबकी जानकारी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो अभी जाके टेलीग्राम पे के एजुकेशन हब से चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवालों पे। देखिए अगला सवाल है 48वां सवाल, क्या है, पुत्र चंद्रम इच्छति, वाच्य परिवर्तन करना था, इसमें क्या करना था, वाच्य परिवर्तन, तो क्या रहेगा इसका, पुत्रेण चंद्र इच्छते, क्या रहेगा, पुत्रेण चंद्र इच्छते, ठीक है। अगला सवाल है 49वां कि संस्कृत अनुवाद करना था, एक लाइन दी हुई थी हिंदी में, उसका संस्कृत में अनुवाद करना था, तो संस्कृत में अनुवाद क्या है, पिता पुत्रम प्रश्न प्रक्षेति, तो इसका ये ऑप्शन एकदम सही आंसर रहेगा। इसके बाद 50वां सवाल कि संप्रेषणाधारित गतिविधि मत्स्य यंत्रवश्य, तो कौन सा यंत्र रहेगा, संगणक यंत्र, यानी कि कंप्यूटर, आंसर इसका सही रहेगा। उसके बाद 51वां सवाल कि भारतीय संस्कृतिस्तु सर्वथा शिक्षयति, तो इसमें विशेषण पूछा था, तो इसमें विशेषण क्या लिखेगा आपको, भारतीय, तो इसका भारतीय ऑप्शन सही आंसर रहेगा। उसके बाद 52वां सवाल कि त्यागो ही अश्या एको महामंत्र, क्या था, एक सेंटेंस दे रखा था कि त्यागो ही अश्या एको महामंत्र, तो इसमें पूछा था अव्यय कौन सा है, तो अव्यय है ही, यानी कि ही देखो अव्यय क्या होता है, जो किसी भी लिंग वचन के साथ परिवर्तन नहीं होते, वही अव्यय शब्द कहलाते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिए 53वां कि कस्य सिद्धांत से अनुकरणेन छात्र स्वयं किमपि कार्य कृत्वा, यानी कि किसको अनुकरण करके छात्र कार्य करता है, तो कौन सा सिद्धांत है वो, क्रियाशीलता सिद्धांत, क्या है, क्रियाशीलता सिद्धांत। उसके बाद 54वां सवाल, एक लाइन दे रखी थी आपको, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहते हैं तथापि वे लोग समाज के बारे में जानकारी रखते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, यानी कि जो दो शब्द रेखांकित है ये क्या है, तो ये समुच्चयवाचक, क्या है, समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक कहते हैं दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद अगला सवाल 55वां कि उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है, यानी कि आपको एक लाइन दे रखी थी कि उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है, तो उसमें काल पूछा था कि कौन सा काल है, तो काल कौन सा है इसमें, सामान्य वर्तमान काल, कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद अगला सवाल 56वां कि अचलदास खिचड़ी वचनिका का लेखक कौन है, सिंपल सा सवाल है, राजस्थान जीके का सवाल सिंपल सा है, तो इसका शिवदास गार्डन सवाल है, आंसर इसका सही है, शिवदास गार्डन। उसके बाद एक सवाल था, इसका जवाब आप मुझे बताइएगा कि एक सवाल था रेमठे राजस्थानी शब्द का अर्थ क्या है, इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर ये सवाल आया है तो उसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताएंगे ताकि मैं इसका आंसर निकाल सके, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर, अब बढ़ते हैं आगे के सवाल पर। देखिए 58वां सवाल कि निम्न में से इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा इसमें आंसर, सटीक में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी जैसे शब्द थे इसके रसिक, धार्मिक और मार्मिक, इन सब में छोटे इक का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद 59वां सवाल कि सोगरा क्या है, सोगरा का अर्थ होता है बाजरे की रोटी, क्या होता है, बाजरे की रोटी, इसका सही आंसर है। उसके बाद 60वां सवाल कि पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग आएगा, तो परि प्लस आप्त, तो परि आंसर इसका सही है। 61वां सवाल देखिए कि चंद्र शब्द क्या है, चंद्र शब्द तत्सम है, तद्भव क्या है, तो इसमें तत्सम आंसर सही है। उसके बाद 62वां सवाल कि मुक्ति को प्राप्त करने को क्या कहते हैं, मुमुक्षु, क्या कहते हैं, मुमुक्षु, तो इसका आंसर क्या है, मुमुक्षु सही है। उसके बाद अगला सवाल है 63वां कि वन के पर्यायवाची शब्द पूछा था उसमें, तो ये विपिन, कानन, कांतार वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। उसके बाद बात करते हैं 64वां कि पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि 4 ऑप्शन थे उनमें से पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, तो आंसर था पूंजीपतियों, बाकी ऑप्शन क्या थे, समृद्धि, संस्कृति और यात्रा, इन तीनों में तो पुल्लिंग का कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन पूंजीपतियों में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद 65वां कि फल फूलों में कौन सा समास आएगा, तो सिंपल सा था द्वंद्व समास, फल और फूल।
उसके बाद है 66वां कि परीक्षाओं का वर्गीकरण है। तो परीक्षाओं का वर्गीकरण दो ऑप्शन थे वहां पे, एक था प्रश्नों के प्रकार और एक था परीक्षा का स्वरूप, और तीसरा था दोनों सही है। तो दोनों सही, इसका आंसर सही रहेगा, यानी कि प्रश्नों के प्रकार के आधार पर भी परीक्षाओं का वर्गीकरण होता है और परीक्षा के स्वरूप के आधार पर भी परीक्षाओं का वर्गीकरण होता है। उसके बाद अगला सवाल 67वां कि एक प्रधान उपवाक्य व दो आश्रित उपवाक्य किस प्रकार के वाक्य में आते हैं? मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक तो होता है प्रधान उपवाक्य और दो उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 68वां। एक सेंटेंस था, यह भूमि शस्य श्यामला है। क्या है? यह भूमि शस्य श्यामला है। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? यानी कि रेखांकित यह, तो यह क्या है? तो यह क्या है? सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। उसके बाद बात करते हैं 69वां सवाल कि इंद्रियों के आधार पर भेद है तो 3। ये सवाल मेरे पास शायद पूरा नहीं आया कि इंद्रियों के आधार पर किसके भेद पूछा था, लेकिन इसका आंसर 3 वाला सही माना गया। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल 70वां कि हाथ कंगन को आर से क्या, इसका अर्थ पूछा था। तो सिंपल सा ही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद है 71वां सवाल, तो उसमें बात करें वास्तविकता का पता लगने का अर्थ क्या होता है। तो सिंपल सा है, आंखें खोलना। क्या है? आंखें खुलना। ठीक है। इसके बाद है 72वां कि प्रमाण शब्द क्या है? प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है? सिंपल सा है, प्रमाण का अर्थ है सबूत। क्या होता है? सबूत। उसके बाद अगला सवाल है 73वां कि सगले शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? सगले शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वत्र या सभी। सर्वत्र या सभी। सगले शब्द एक राजस्थानी शब्द है। ठीक है। इसके बाद 74वां सवाल कि संस्कृति शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्कृति का बहुवचन क्या होगा? संस्कृतियां। सिंपल सा सवाल था। उसके बाद अगला सवाल 75वां कि बच्चे की शुद्ध उच्चारण व वर्तनी को सिखाने पर बल देना चाहिए, यानी कि किस उम्र में बल देना चाहिए? तो आता है 6 से 9 वर्ष वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। क्या है? 6 से 9 वर्ष। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। देखिए 76वां सवाल, व्याकरण शिक्षण विधियों में किस शिक्षण विधि का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे आगमन व निगमन दोनों विधियों का प्रयोग होता है। तो दोनों का आंसर सही है। ठीक है। उसके बाद है 77वां सवाल कि कृपा शब्द है। कृपा शब्द क्या है? तो संज्ञा है, और संज्ञा भी कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा आंसर इसका सही है। उसके बाद 78वां सवाल कि अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। क्या होगा? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल इसका आंसर सही है। उसके बाद 79 कि सह संबंध विधि की मूल अवधारणा क्या है? तो इसका मूल अवधारणा है सीखने सिखाने की विधि। क्या है? सीखने सिखाने की विधि। उसके बाद अगला सवाल 80वां कि व्यक्ति को सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य स्थापित करता है, वो बच्चों की क्रियाशीलता के लिए कौन सी विधि काम लेता है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके सही रहेंगे। भाषा प्रयोगशाला भी सही रहेगा और डाल्टन विधि भी सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलने का पूरा चांस है। तो इसमें क्वेश्चन आपको या तो डिलीट होगा या पूरा बोनस मिलेगा। ठीक है। उसके बाद 81वां सवाल कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो वो है पार्श्वनाथ। सिंपल सा है। उसके बाद 82वां कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 का में इनका उल्लेख है। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल 83वां कि आर्य समाज के सिद्धांत में सही नहीं है, यानी कि कौन सी लाइन सही नहीं है? तो क्या था? मूर्ति पूजा को आडंबर मानना। जबकि आर्य समाज में क्या होता है? मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है, मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता। उसके बाद अगला सवाल 84वां कि 1857 के क्रांति के समय नाना साहब व उनके परिवार को शरण किसने दी? तो ध्यान रखना, कोठारिया की रावत जोत सिंह ने उनको शरण दी थी, और ये आंसर एकदम सही है। उसके बाद 85वां सवाल कि पंचायती राज के 29 विषय किस अनुसूची में जोड़े गए? तो अनुसूची 11। क्या है? अनुसूची 11 में पंचायत में जोड़े गए हैं, और अनुसूची 12 किससे संबंधित है? नगरीय राज से। उसके बाद 86वां सवाल कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह का प्रारंभ किया। तो ध्यान रखना 29 मार्च 1857। क्या है? 29 मार्च 1857 को क्रांति शुरू कर दी। उसके बाद 87वां सवाल कि कालीबंगा की खोज किसने की? तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, 1952 में की थी। ठीक है। तो इसका अमलानंद घोष आंसर इसका सही है। उसके बाद 88वां सवाल क्या है? जावा द्वीप। कौन सा? जावा द्वीप का पुराना नाम पूछा था। तो क्या है? यवद्वीप। क्या है? यवद्वीप। उसके बाद 89वां कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसका सन पूछा था सीधा तो 1469 ईस्वी में। ये सवाल लगभग इंडिया जीके के सारे ल्यूसेंट से सीधे सवाल उठाए। ठीक है। उसके बाद 90वां सवाल कि खादर व बांगर किस मृदा के प्रकार होते हैं? तो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, खादर व बांगर। खादर तो होती है नई जलोढ़ मिट्टी, और बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। उसके बाद 91वां सपन प्रिया किसकी कृति है? तो विजयदान देता की। विजयदान देता की दोनों शिफ्टों में सवाल पूछे हैं, रीट में L2 में दोनों शिफ्टों में सवाल पूछे, अलग अलग कृतियां देखे। तो क्या है? सपन प्रिया किसकी कृति है? विजयदान देता की। तो चलते हैं अगली स्लाइड। देखिए अगले सवाल। ठीक है। बलराम बाबा देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में सही है, यानी कि तीन कथन दे रखे थे और वो सही है पूछा था। तो पहला कथन ये यूपी में स्थित है, सही बात है।
ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना है, ये भी सही बात है। ये मंदिर शिखर पर्वतों में पहला है, ये भी सही बात है। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 93वां सवाल, 100 ग्रा का अर्थ क्या है? 100 ग्रा करते बाजरे की रोटी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल 94वां कि भारतीय डाक एक्ट किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पारित किया गया था। और ये कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986। उसके बाद अगला सवाल 95वां कि धरातल पर भूकंप केंद्र के समीप वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है तो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। उसके बाद अगला सवाल 96 कि मसरू, मीर ए बादला, नौरंग शाही, ये सब क्या है? तो ये सब महिलाओं के वस्त्रों के प्रकार, इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद 97वां सवाल कि काजरी व आफरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में, सही है इसका आंसर। फिर उसके बाद 98वां की मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान इसका एकदम सही आंसर है। उसके बाद 99वां कि निम्न में से किस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती? यानी कि 4 ऑप्शन थे, उनमें से 3 पर तो राज्य सरकार कानून बना सकती है और 1 पर नहीं बना सकती, तो वो 2 ऑप्शन बंदरगाह पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसके बाद 100वां कि राजस्थान का फर्स्ट सीमेंट कारखाना कहाँ है? लाखेरी बूंदी में। ये था लगभग 1915 में, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल 101 इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशिष्टि के रचयिता कौन है? वो है हरिश्चंद्र, इसका आंसर सही है। उसके बाद है 102 कि असुमिलित को ढूंढना था, ठीक है। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, जबकि थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, न कि बीकानेर। तो आपका आंसर ये चौथा ऑप्शन सही था। उसके बाद अगला सवाल 103वां कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। उसके बाद 104वां सवाल कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक। यह आपको ऑप्शन में एनी बेसेंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन एनी बेसेंट में और इसमें फर्क था, ठीक है। इसके बाद 105वां घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न एक्ट का कब बना? ये एक्ट कब बना? तो 2005 में बना था एक्ट, ठीक है, 2005 में। अभी तक कितने सवाल हो गए? 105 सवाल। तो मिलते हैं, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं आगे के सवाल, ठीक है। 106वां सवाल क्या कहता है कि सिकंदर लोधी ने किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर भूमि दान में दी? तो उसका आंसर है जसनाथ जी। क्या है? जसनाथ जी। उसके बाद अगला सवाल 107वां कि निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन थे, जो जिनमें से 3 तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित थे और 1 नहीं था। तो उसमें है सुपारी महल, और सुपारी महल ये कहां से? ये सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अगला 108वां सवाल कि देश की आजादी के समय संविधान प्रति पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। उसके बाद अगला सवाल 109वां कि कमला व इलायची ये दोनों क्या है? महिला चित्रकार है। ये किस चित्रकला शैली से संबंधित थी? तो ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित। ये सवाल बार बार कई एग्जामों में पूछता है कि कमला व इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से या कौन से क्षेत्र से? नाथ द्वारा। उसके बाद 110वां कि मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? तो मशक इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 111वां कि ऋग्वैदिक कालीन दशराज युद्ध, कौन सा युद्ध? दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये पुरुषनी नदी या रावी नदी, ये कहाँ है? लाहौर में, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल 112वां कि सागरमल गोपा का संबंध किससे है? तो जैसलमेर रियासत से इनका संबंध है। उसके बाद अगला सवाल 113वां कि 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर प्रातः 10 बजे है, तो 75 डिग्री पर समय कितना हुआ? तो दोपहर के 2 बजे इसका एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला 114 सवाल कि पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, उसका एकदम सही आंसर है। उसके बाद 115वां कि 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ठीक है, मौलिक अधिकार इसका आंसर है। 116वां क्या है? सीवी वेद ने किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी? तो बप्पा रावल की तुलना सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टेल से की थी। उसके बाद अगला 117वां कि कोरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? तो ध्रुवों पर। क्या होता है? पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं वहां पे कोरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव होता है। उसके बाद 118वां कि मौर्य काल में कौन सा राजनीतिक केंद्र नहीं था? तो मौर्य काल में 4 ऑप्शन में से बनावली का है? हरियाणा में। ये इसका मौर्य काल का राजनीतिक केंद्र नहीं था। उसके बाद 119वां सवाल कि कमलीताल व रागेश्वरी क्या है? ये क्या है? जैसलमेर इधर के शायद खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के कुएं हैं। क्या है? कमलीताल व रागेश्वरी क्या है? खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के कुएं वाला ऑप्शन एकदम सही है। और आज का अंतिम सवाल हमारा 120वां कि अल नीनो का प्रभाव किस माह में सर्वाधिक होता है? तो ये दिसंबर माह में सर्वाधिक होता है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये पूरी की पूरी क्लास
हमने लगभग 120 क्वेश्चनों की बात की है। अब 120 में से आपके कितने आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप सभी को पता है यदि आप जनरल कैटेगरी में तो आपको 120 में से आपके 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और यदि आप जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग में है तो आपके 82 क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए, और बाकी एसटी को थोड़ा और कम आरक्षण, शायद 80 क्वेश्चन के समथिंग उनका पैटर्न होगा। तो इन सब में आपको मिलान करना है कि आपके इन 120 सवालों में से आपके कितने सवाल सही बैठ रहे हैं। और हाँ, हो सकता है एक आध सवाल ऐसा हो जो शायद आपके एग्जाम में नहीं आया हो, लेकिन हमारे पास जो इनपुट मिले हैं, जो आप जैसे स्टूडेंटों ने हमको जो इनपुट दिया है उसी के आधार पर, स्मृति के आधार पर ये सारे सवाल तैयार किए गए हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं मैं इनमें से लगभग 99% सवाल आपके एग्जाम में देखने को वैसे के वैसे हूबहू मिले। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भर दीजिए कि आपके कितना स्कोर बैठ रहा है, कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये बताइए कि अनुमान, अब मैं आपको फिर एक चीज बता दूं कि आपका जो रीट का मेंस का एग्जाम होने वाला है वो अगले साल होने वाला है। यानी कि जो भी रीट क्वालिफाई कर रहे हैं वो रीट मेंस के लिए उनको प्रॉपर बढ़िया टाइम मिल रहा है, तो बढ़िया तैयारी में लग जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट धड़ से कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।